स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी, कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान विषय के साथ। अब तक हम सामाजिक विज्ञान में केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज उसी से मिलता जुलता अगला पाठ हमारा राज्य सरकार हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। राज्य सरकार का ये जो लेसन है ये हमारे पाठ्यक्रम में 8 अंकों का आता है। 8 अंक से हमारा मतलब हो गया कि इस पाठ में से एक 6 नंबर का और एक 2 नंबर का 2 प्रश्न हमें आएंगे एग्ज़ाम में। और यदि हम 8 में से 8 अंक लेना चाहते हैं इस पाठ के, तो हमें इस पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य सरकार। राज्य सरकार, जैसा कि हमने केंद्र सरकार पढ़ते समय ध्यान दिया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार से हमारी जो राज्य सरकार है इसके भी 3 अंग होंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार में क्या अंतर है। केंद्र सरकार थी हमारी पूरे भारत के लिए कार्य करने वाली एक संघ शासित सरकार, ठीक है ना। और भारत के अंदर 29 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्य सरकार का गठन किया जाता है जो उस राज्य विशेष के लिए कार्य करती है। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि राज्य सरकार राज्यों में काम करेगी, केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए इक्वल काम करेगी, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में हमारे जो 3 अंग आएंगे उनमें पहला आ गया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए कि जब हमने केंद्र सरकार पढ़ी थी तब व्यवस्थापिका के 3 अंग थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि अब हम राज्य सरकार पढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार में हमारी व्यवस्थापिका के 3 अंग होंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए यहाँ पर ये जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं पाई जाती है। कुछ राज्यों में ये जो राज्य सरकार की व्यवस्थापिका है ये एक सदनात्मक है और कुछ में द्विसदनात्मक। तो हमारी जो विधानसभा है यह केवल 7 राज्यों में है, विधान परिषद सॉरी, और बाकी सब में केवल एक सदन है, विधानसभा। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि कहीं पर ये दोनों सदन हैं और कुछ राज्यों में केवल एक ही सदन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी व्यवस्थापिका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। विधान परिषद कंडीशनल है, जिन राज्यों में है उन्हीं में होगी, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है, केवल विधानसभा और राज्यपाल से भी हो जाएगा। फिर आता है हमारी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में हमारे 2 अंग हैं, पहला आएगा राज्यपाल और दूसरी हमारी आ जाएगी यहाँ पर मंत्री परिषद। ठीक है। और न्यायालय में राज्य सरकारों में उच्च न्यायालय होते हैं। हाई कोर्ट होगा केंद्र सरकार में सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के अंदर हो जाएंगे उच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा चार्ट जिसके द्वारा हम ये सरकार के बारे में समझ जाएंगे कि राज्य सरकार के अंदर के 3 अंग होंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका हमारी जो है यह राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। कार्यपालिका मंत्री परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है। न्यायपालिका का उच्च न्यायालय जो है यह हमारा राज्यों के अंतर्गत आता है। अब देखिए एक बार हम यह क्लियर कर लेते हैं कि विधान परिषद भारत के किन 7 राज्यों में है। तो इनको याद करने के लिए एक छोटा सा हमारा फॉर्मूला है जिससे हम अगर याद कर लें तो हम इन 7 राज्यों के नाम याद करने में बहुत ही सुविधा हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है जम्मू ते आम
बिकाऊ है। अब देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये हमारे 7 राज्य हैं जहाँ पर कि विधान परिषद का गठन किया गया है। अन्य राज्यों में केवल विधानसभा ही उपलब्ध है। आइए आगे चलते हैं इसी पाठ में कि हमारी व्यवस्थापिका का गठन किस प्रकार से होता है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत हम ध्यान दें तो हमारे 3 अंग हमारे सामने आए हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो इस विधानसभा, परिषद और राज्यपाल के अंतर्गत आने वाली व्यवस्थापिका के गठन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हम आते हैं हमारे विधानमंडल के गठन पर। विधानमंडल जो है यह थोड़ा सा अलग शब्द है। आपने अभी विधानसभा और विधान परिषद पढ़े, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल का गठन। तो अब देखिए यहाँ पर इस शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे आर्टिकल 168 में संविधान में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगा। या इसकी शब्दावली को कुछ परिवर्तित किया जाए तो राज्यपाल और सदन जो भी हैं, एक सदनात्मक है तो एक सदन और द्विसदनात्मक है तो दोनों सदनों से मिलकर बनता है। तो अब जहाँ पर यहाँ राज्यों में 2 सदन होंगे वहाँ तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएंगे, और जहाँ एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है वहाँ पर राज्यपाल और जो भी व्यवस्थापिका का एक सदन हमारे पास उपलब्ध होगा वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो यह बात किस में मिली है हमें? आर्टिकल 168 में, विधानमंडल का गठन। तो ये विधानमंडल किन से मिलकर बना है? एक तो आ गया इसमें राज्यपाल, और एक आ जाएंगे विधानमंडल के सदन। एक सदनात्मक है तो एक सदन, द्विसदनात्मक है तो 2 सदन। तो यहाँ पर हम केवल सदन का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर इसमें दोनों आ जाएंगे, एक सदन या द्विसदनात्मक, जो भी होगी दोनों जो भी होगी वो आ जाएगी और राज्यपाल आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 168। तो इसके अंतर्गत हम पहले विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए विधानसभा जो है यह हमारा लोकसभा की तरह ही प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन है। ठीक है ना। जिस तरह हमने केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा पढ़े थे उसी प्रकार यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है। जिस प्रकार लोकसभा हमारा लोकप्रिय सदन था, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन था, उसी प्रकार हमारी जो विधानसभा है यह भी लोकप्रिय सदन की तरह ही प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसकी सदस्य संख्या पर। तो देखिए कि जब हमने लोकसभा पढ़ी थी तब हमारे पास एक फिक्स सदस्य संख्या आ गई थी, लेकिन यहाँ पर सदस्य संख्या जो है यह एक तय सीमा में नहीं है। यहाँ पर सदस्य संख्या जो है वह राज्यों के अनुसार होगी। आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर कई राज्य क्षेत्रफल और भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी बड़े हैं और कई छोटे हैं। कईयों की जनसंख्या बहुत अधिक है और कईयों की जनसंख्या बहुत कम है। तो इस आधार पर हम कोई भी निश्चित संख्या नहीं दे सकते सभी राज्यों के लिए। तो इसी कारण से यहाँ पर सदस्य संख्या में केवल अधिकतम और न्यूनतम जो है वह सीमाएं बताई गई है। अब यहाँ पर जो अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की संख्या हो सकती है वह तो है 500 और जो न्यूनतम है वह है 60।
ठीक है ना। अभी हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और वहाँ की विधानसभा की सदस्य संख्या भी बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश की हमारी विधानसभा के सदस्यों की संख्या लगभग 398 के आसपास है, 400 के लगभग। राजस्थान की बात करें तो 200। इसी तरह जो न्यूनतम सदस्य संख्या दी गई है यह भी कई राज्यों में है, या यूँ कहें कि इसके अपवाद भी है जहाँ पर यह न्यूनतम सदस्य संख्या भी पूरी नहीं हो रही है। तो विशेष कारणों से वहाँ पर संख्या पूरी नहीं होने के बावजूद भी वहाँ पर विधानसभाओं का गठन किया गया है। अब इन सदस्य संख्याओं में एक कंडीशन अप्लाई होती है कि जब ये सदस्य संख्या अधिकतम और न्यूनतम तय की गई तो राज्य विशेष के क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर उस राज्य विशेष की जो सदस्य संख्या थी वो भी निर्धारित होती है। तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया लिया जाता है कि क्षेत्रफल को अलग अलग परिसीमन क्षेत्र में बांटा जाता है, जिसमें ध्यान क्या रखा जाता है, एक बात नोट कर लेना आप ये कि किस आधार पर इन सदस्यों की संख्या प्रत्येक राज्य में निर्धारित होगी। इसका हम अनुमान किस तरह से लगा सकते हैं कि प्रत्येक विधानसभा सदस्य, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ध्यान में रखिएगा, कम से कम 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व, या यूँ कहें 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। यही कारण है कि 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को ही एक विधानसभा सदस्य के रूप में हम चुनते हैं। यानी कि कम से कम एक व्यक्ति का चुनाव हम कितने लोगों पर कर रहे हैं? 75,000 पर। अब मान लो कोई राज्य ऐसा है जहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है, यानी कि न्यूनतम संख्या हमने क्या दी है? 60। अब इस 60 को हम 75,000 से गुणा करते हैं तो मान लो किसी राज्य की जनसंख्या इतनी है ही नहीं, तो फिर वहाँ तो 60 सदस्यों का निर्वाचन आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो इसी कारण से कुछ राज्यों में यह संख्या कवर नहीं होती है जहाँ की जनसंख्या कम है, या यूँ कहें कि क्षेत्रफल भी बहुत कम होने के कारण। तो यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या प्रत्येक राज्य में निर्धारित करने के लिए यह एक हमारे पास यह कहें आधार है कि एक विधानसभा सदस्य का चुनाव कम से कम 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करने पर किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी सदस्य संख्या की बात, जो कि विधानसभा की है। इसमें कोई भी एक फिक्स संख्या नहीं दी गई है, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी अलग संख्या है, जिनके लिए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 का आंकड़ा लिया गया है। और प्रत्येक राज्य के एक प्रतिनिधि को 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता बताई गई है। अब हम देखते हैं कि इनमें आरक्षण व्यवस्था भी चल रही है ना। हमारे संविधान में जब यह आरक्षण व्यवस्था जोड़ी गई थी तब यह था कि जब तक इन आरक्षित वर्गों को हम सामान्य लोगों से नहीं जोड़ देते हैं या विकास की धारा में नहीं ले आते हैं, तब तक के लिए यह आरक्षण था। लेकिन लगातार यह आरक्षण बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इस आरक्षण की स्थिति क्या है? 95वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के आधार पर यह जो आरक्षण व्यवस्था है यह 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी कि 2020 तक जो आरक्षण व्यवस्था है यह कंटिन्यू रहेगी जैसे कि पहले से चली आ रही है। और इसके अलावा यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं मिला है, तो राज्यपाल यदि चाहे तो एक सदस्य का मनोनयन कर सकता है। तो यह हमारी हो गई आरक्षण को लेकर के विधानसभा की स्थिति। अब हम चलते हैं विधानसभा की निर्वाचन पद्धति की ओर, क्योंकि निर्वाचन पद्धति का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस प्रकार लोकसभा का सदन प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर के आता है, उसी प्रकार विधानसभा जो है वह भी प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन है। ठीक है ना। प्रत्यक्ष निर्वाचित होने के कारण ही इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और लोकप्रिय सदन होने के कारण ही इसको वित्त के क्षेत्र में अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे लोकसभा को, है ना। तो इसी प्रकार से हमारी विधानसभा के निर्वाचन पद्धति के बारे में हम एक बार देख लें।
निर्वाचन पद्धति के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा मतदान तो गुप्त होता है, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर इनका जो है वो चुनाव होता है। और एक चीज़ है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र एकल सदस्य होता है, यानी कि विजेता केवल एक ही सदस्य होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़ी करती हैं। अब उन उम्मीदवारों में जब वोटिंग होकर के चुनाव होता है तो जीत केवल एक ही व्यक्ति की होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक से अधिक सदस्यों को विजेता घोषित कर दें। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र क्या होता है, एकल सदस्य, यानी कि एक ही उम्मीदवार विजयी होगा। और इसका निर्णय होता है बहुमत के आधार पर। जिसको बहुमत मिलेगा वो जीतेगा। और एक विधानसभा क्षेत्र से एक ही सदस्य जीतेगा। प्रत्यक्ष चुनाव होगा गुप्त मतदान के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर। और इस पद्धति को क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह हमारी पुस्तकों में अभी तक वर्णित नहीं है, लेकिन 3 साल पहले ही इसका नाम दे दिया गया था कि इस पद्धति को हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के नाम से पढ़ेंगे। अब आते हैं हम इन सदस्यों की योग्यताओं को देखते हुए कि विधानसभा का उम्मीदवार बनने के लिए एक व्यक्ति को किन योग्यताओं को पूरा करना चाहिए। सबसे पहली योग्यता, वह भारतीय हो या भारत का नागरिक हो। ठीक है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है ना। ठीक, तीसरा आता है कि वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। चौथा, न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो। और चौथा, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सभी शर्तों को पूर्ण करता हो। तो इस प्रकार से यह जो है अपने विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कुछ एक योग्यताएं हैं जो सामान्य तौर पर प्रत्येक नागरिक पूरी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि ये योग्यताएं हो गई। चुनाव लड़कर के कोई व्यक्ति चुनाव जीत करके सदस्य बन गया। अब सदस्य बनने के बाद उसकी सदस्यता का अंत भी हो सकता है क्या? निश्चित रूप से हो सकता है। इसके लिए भी कंडीशंस दी गई है, वो देखिए किन किन स्थितियों में एक विधानसभा सदस्य की सदस्यता का अंत हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक विधानसभा का सदस्य एक समय में एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, दोनों सदनों का नहीं। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने विधानसभा के चुनाव में अपना निर्वाचन फॉर्म भरा, चुनाव लड़ा, जीत गया। विधान परिषद का जब चुनाव हो रहे थे तब उसने उसका भी फॉर्म भरा और चुनाव लड़ लिया और फिर से जीत गया। तो क्या वो दोनों पदों पर एक साथ काम कर लेगा? निश्चित रूप से नहीं कर पाएगा। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। जब वो दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित होता है तब या तो उसे अपने पहले सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है, अथवा वह जिस पद पर वर्तमान में जीता है उससे उसको पीछे हटना पड़ता है। तो कंडीशन एक ही रहेगी कि आप दोनों में से एक सदन के सदस्य हो सकते हो, एक समय में दोनों सदनों के सदस्य नहीं हो सकते हो। पहली कंडीशन है ये इसकी कि एक समय में एक सदस्य एक ही सदन का सदस्य होगा।
ठीक है ना। एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, ये इसकी एक कॉमन बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या होती है। जैसे मान लो विधानसभा के आप सदस्य बन गए, विधानसभा के अंदर आपने बिना कोई सूचना दिए छुट्टी मना ली लंबे टाइम तक, जैसे मान लो 60 दिनों तक आप सदन में बिना सूचना दिए अनुपस्थित रह जाते हो, तो आपकी सदस्यता का अंत मान लिया जाता है। विधानसभा के किसी भी सदस्य द्वारा बिना आज्ञा के, यानी कि बिना सूचना दिए, बिना अनुमति लिए 60 दिनों तक यदि वह अनुपस्थित रहता है तो अपने आप ही उसकी सदस्यता का अंत मान लिया जाएगा। ठीक है ना, ये हो गई इसकी दूसरी कंडीशन। अब देखिए कि हमने योग्यताएं पढ़ी है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभकारी पद पर ना हो और दिवालिया या पागल घोषित न किया गया हो और विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सभी शर्तें पूर्ण करता हो। अगर चुनाव जीतने के बाद में उसके अंदर इनमें से कोई भी अयोग्यता आ जाती है, जैसे मान लो उस पर कोई केस चल रहा था या कोई भी मुकदमा चल रहा था जिसमें वह हार गया और न्यायालय ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया, या फिर कि इस पद पर रहते हुए उसने अन्य कोई लाभकारी पद ग्रहण कर लिया हो, ठीक है ना, तो ये अयोग्यताएं हैं एक तरह से कि भाई ये कंडीशन क्या थी कि ये नहीं होना चाहिए और पद ग्रहण करने के बाद उन पदों को उसने धारण कर लिया है या उसके ऊपर कोई मामले में वह दिवालिया घोषित हो गया है, तो इन कंडीशंस में भी उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। ठीक है कि सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात यदि उसमें कोई अयोग्यता आ जाती है तो भी उसकी सदस्यता का अंत मान लिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि हमारी विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारी विधानसभा और लोकसभा दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यदि समय से पूर्व किसी कारणवश उसका अविश्वास आ जाए या फिर उसका विश्वास मत खत्म हो जाए तब उसको भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा का तो राष्ट्रपति द्वारा और विधानसभाओं को राज्यपाल के द्वारा। तो इन कंडीशंस में हमारा कार्यकाल हम देख लेते हैं। सामान्य तौर पर हमारे कार्यकाल को हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि यह 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष का होने के साथ साथ कुछ एक शर्तें इसके साथ जुड़ी हुई होती है कि यदि राष्ट्रपति इसको किसी कारणवश देखता है कि इसका अविश्वास प्रस्ताव आ गया है या और भी कोई कारण हो गया है तो उसको समय से पूर्व भंग कर सकता है। ठीक है ना, पहली कंडीशन तो ये राज्यपाल विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो आपके किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होकर सरकार काम कर रही है और बीच में ही कोई आपातकाल लग गया, अनुच्छेद 352 का पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ है, तो दैट केस आपकी विधानसभा को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, आपातकाल की स्थिति होने पर बढ़ाया भी जा सकता
है। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आप ध्यान में रखना कि यह जो आपातकाल है यह चल रहा है, तब आप इसको बढ़ा सकते हैं और एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। एक बार में आप ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम तक बढ़ा दिया और फिर उसको कंटिन्यू रख दिया। और मान लो आपने 1 वर्ष बढ़ा दिया, उसके बाद हमारा आपातकाल हो गया ख़त्म, ठीक है ना। ये आपातकाल आपका ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के बाद भी क्या ये 1 साल तक लागू रहेगा? नहीं। आपातकाल यदि ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर क्या होगा? विधानसभा के दोबारा चुनाव करवा लिए जाएंगे। यानी कि आपातकाल खत्म होने के बाद इसको अधिकतम 6 माह तक लागू रखा जा सकता है यदि आपने विधानसभा का कार्यकाल बीच में बढ़ाया है तो, ठीक है ना। आपातकाल की स्थिति होने पर बढ़ाएंगे, एक बार में 1 वर्ष बढ़ाएंगे, और यदि आपातकाल खत्म हो गया हो तो उसके बाद 6 माह तक यह कंडीशन लागू रह सकती है। उसके बाद आपको विधानसभा के चुनाव पुनः करवाने होते हैं। ये हुई हमारी कार्यकाल की स्थिति। अब देखिए विधानसभा के ही कुछ पदाधिकारी भी होते हैं और इन्हीं पदाधिकारियों में 2 नाम आते हैं हमारे पास। एक आता है अध्यक्ष और दूसरा आता है उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं ये अपने में से ही चुने जाते हैं। अपने में से कैसे? कि विधानसभा के जितने सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं वो अपने में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष का पद और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष का पद प्रदान कर देते हैं। अब देखिए अध्यक्ष जो है यह एक महत्वपूर्ण पद होता है और उपाध्यक्ष इसकी अनुपस्थिति में काम करता है, ठीक है ना। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। इनका कार्यकाल विधानसभा के साथ ही चलता है। विधानसभा जब तक है तब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, विधानसभा खत्म तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी अपने पद से हट जाते हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पद आता है वो आता है अध्यक्ष का। अध्यक्ष की स्थिति लगभग एक क्लास के मॉनिटर के जैसी होती है। कैसे? अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, बैठकें बुलाता है, उनमें आने वाले प्रश्नों को एक क्रम में निश्चित करता है, सदन के अपने जो बहुमत दल का नेता उसके अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श के द्वारा ही सदन की कार्यवाही का क्रम निर्धारित किया जाता है। अब सदन में कोई व्यक्ति किसी प्रश्न को उठाने के लिए अनुमति लेगा अध्यक्ष से। अनुमति देना नहीं देना अध्यक्ष की मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और अध्यक्ष कोई विधेयक, वित्त विधेयक है या नहीं, 3 महत्वपूर्ण काम करता है अध्यक्ष, जो कि हमें बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि अध्यक्ष के कार्य अलग से पूछ लिए जाते हैं कि अध्यक्ष के कार्य 2 नंबर के प्रश्न में आराम से आते हैं। तो आपको एक तो कॉमन चीज़ें क्या याद रखनी है? मीटिंग बुलाता है, मीटिंग का संचालन करता है, कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है, अनुमति देता है भाषण देने की। अगर भाषा मर्यादित नहीं हो तो उस पर आपत्ति लगा सकता है, शब्दों को ध्यान से बोलने की हिदायत दे सकता है। और इसके अलावा जो अध्यक्ष काम करता है वो इसका होता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय हमारा अध्यक्ष करता है। इसका निर्णय हमारा अध्यक्ष करेगा। अब देखिए सामान्य स्थिति में जब सदन में कार्यवाही चल रही होती है और वोटिंग होती है तब अध्यक्ष उस वोटिंग में भाग नहीं लेता है, मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। किंतु यदि सदन के दोनों सदनों की वोटिंग के बाद बराबर मतदान हो जाए तो निर्णायक मत देने का कार्य कौन करता है? हमारा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसका हो गया? अध्यक्ष का हो गया, ठीक है ना। यह निर्णायक मत देता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस बात को अध्यक्ष ही बताता है, ठीक है ना। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। अब हम विधानसभा के बारे में, इसके गठन की प्रक्रिया को लगभग पढ़ चुके हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पुनः इस टॉपिक को एक बार खोलकर देखेंगे और पूरा रीड करने के बाद यदि कहीं कोई समस्या आती है तो पुनः पूछ लेंगे।